हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो पहले बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल इक्वल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग इक्वल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल दिया इंट n इक्वल लिख दिया 5, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, इट टेक्स द वैल्यू ऑन द राइट साइड। ये अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को टेक करता है, पिक करता है और अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल या ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 यहाँ से असाइनमेंट ऑपरेटर पिक करेगा और किसके अंदर स्टोर कर देगा, एन के अंदर। तो एन क्या है, हमारा एक वेरिएबल है और वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी सेल का नाम होता है। तो एक मेमोरी सेल हो गया हमारे मेमोरी में, उसका नेम हो गया n। तो हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल क्या काम कर रहा है, अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू यानी कि 5 को इस मेमोरी सेल के अंदर स्टोर कर देता है। इट टेक्स द वैल्यू ऑन द राइट साइड, ये अपने राइट साइड से वैल्यू को टेक करता है एंड स्टोर्स इट इन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड, और अपने लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। ऐसे यहाँ पे सपोज एक n इक्वल 30 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, n मेमोरी सेल हो गया। अब उसके अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, 30 स्टोर कर दिया, तो मेमोरी सेल का नाम हो गया n। तो इस तरीके से मान लीजिए मैं कोई भी एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया a, इसके अंदर मैंने किया 10। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये क्या है, ए है, एक मेमोरी सेल है। तो मेमोरी सेल का नाम हो गया हमारा ए और इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि हमारा जो असाइनमेंट केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है, अगर हम चाहें कोई कैरेक्टर वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। तो सी एच हमने लिया, कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे सी एच क्या है, एक ऑपरेंड है, एक वेरिएबल है और एक मेमोरी सेल का नाम है। तो एक मेमोरी सेल हो गया, उसका नाम हो गया सी एच। अब उसके अंदर क्या स्टोर करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए है। अब इसको स्टोर किसके अंदर कर देगा, सी एच के अंदर। तो सी एच के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरीके से हम कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर पाएंगे। जैसे फ्लोट हमने ले लिया आर और इसके अंदर 3.26 मैंने ये वैल्यू स्टोर करी है। तो यहाँ पे आर क्या है, एक मेमोरी सेल का नाम है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करेगा, इस मेमोरी सेल के अंदर अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को यानी कि 3.26 को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल आर के अंदर स्टोर कर देता है। तो इस तरीके से हम चाहें तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को, फ्लोट टाइप की वैल्यू को, डबल टाइप की वैल्यू को या आईएनटी टाइप की वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किसी वेरिएबल के अंदर इस तरीके से स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज हम लोग अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये केवल न्यूमेरिक डेटा पे काम करेगा, यानी कि केवल आईएनटी, फ्लोट और डबल डेटा टाइप पे ही किसका काम होगा, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम होता है। यानी कि ये हमारा कैर और किसी कैर डेटा टाइप के साथ में यूज नहीं होता है। द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज न्यूमेरिकल वैल्यू। जो इनका आंसर आएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जब कोई ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है तो उसको यूनरी बोलते हैं, और जब कोई ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे काम करता है तो उसको बोलते हैं बाइनरी। एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं टर्नरी। तो जब कोई वेरिएबल तीन ऑपरेंड पे काम करेगा तो उसको बोलेंगे टर्नरी। तो पहले हम बात करते हैं यूनरी के बारे में। द ऑपरेटर दैट एक्ट्स ऑन वन ऑपरेंड आर रिफर्ड टू एज यूनरी ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर एक ऑपरेंड पे, वन ऑपरेंड पे एक्शन लेगा उसको यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। देयर आर टू यूनरी ऑपरेटर, यहाँ पे दो यूनरी ऑपरेटर होते हैं, एक होगा हमारा प्लस प्लस और दूसरा होता है माइनस माइनस। अब प्लस प्लस दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमने अगर एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट n और उसकी वैल्यू दे दी मैंने 5, तो अब हम इसको दो तरीके से यूज करेंगे। एक तो ऐसे यूज करेंगे प्लस प्लस n इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हम इस तरीके से यूज कर पाएंगे।
अब ये प्लस प्लस एन और दूसरा यूज करेंगे हम लोग एन प्लस प्लस। इसी तरीके से माइनस को भी दो तरीके से यूज कर लेते हैं, माइनस माइनस एन यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे एन, ये माइनस माइनस। तो ये क्या है, ये हमारा पोस्ट फिक्स वर्जन है और ये हमारा प्रीफिक्स वर्जन है। ये तो दोनों चीजें हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी के केस में क्या है कि ये जो ऑपरेटर होते हैं ये केवल सिंगल ऑपरेंड यानी कि केवल सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहे हैं चारों, तो इसलिए हम लोग इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, जब कोई ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे एक्शन लेता है तो उसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। द ऑपरेटर दैट एक्ट्स अपॉन टू ऑपरेंड्स आर रिफर्ड टू एज बाइनरी ऑपरेटर। द बाइनरी ऑपरेटर्स आर, बाइनरी ऑपरेटर, अब मेन ये 5 ऑपरेटर को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे सपोज अगर मैं एक यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ इंट n इक्वल मैंने ले लिया 13, एक और वेरिएबल मैंने लिया इंट m इक्वल मैंने ले लिया 5। अब मेरे को अगर इन पे ये पांचों एक्टिविटीज अप्लाई करनी है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, जैसे सपोज मेरे को n और m ऐड करना है तो n प्लस m मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, n की वैल्यू है 13, m की वैल्यू है 5, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा 18। फिर अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, n माइनस m, तो n की वैल्यू क्या है 13, m की है 5, तो 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा 8। इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, n एस्ट्रिक m, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक सिंबल यूज होगा, तो ये आ जाएगा 65। फिर नेक्स्ट आएगा अगर मुझे डिवीजन करना है तो डिवीजन के लिए बैकस्लैश सिंबल का यूज होता है। बैकस्लैश डिवीजन ऑपरेटर होगा वो बैकस्लैश का की तरीके से अप्लाई होगा, तो n बाई m में यू यूज करूंगा। तो इसका आंसर क्या होएगा, यानी कि n को डिवाइड करो m से, जो आंसर आएगा यहाँ प्रिंट होगा। तो n क्या है 13, अब इसको डिवाइड करिए m से, तो m क्या है 5, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा हो जाएगा 10, माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। तो पॉइंट पे नहीं निकालना है क्योंकि INT हैं दोनों। तो फिलहाल ये आंसर जो आ जाएगा हमारा वो 2 हो जाएगा। तो n को डिवाइड करा m से, जो आंसर आएगा वो प्रिंट होगा। तो आंसर क्या है 2 है, तो ये प्रिंट होगा। फिर लास्ट आता है मॉड्यूलस, तो ये हमको इस तरीके से यूज करना है n mod m। तो अब इसका आंसर क्या होगा, n को डिवाइड करिए m से, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ प्रिंट होगा। तो n है 13, m है 5, 5 से 13 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोग C और C++ लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, अगर हम लोग C और C++ लैंग्वेज पढ़ेंगे तो मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए दोनों वेरिएबल का इंट होना कंपलसरी होता है। यानी कि अगर हमें मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है तो हर हालत में n और m इंटीजर टाइप के होने चाहिए, तभी हम लोग मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट 4 यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ऐसा नहीं है। इन चारों का एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये दोनों डेटा टाइप हमारे फ्लोट भी हो सकते हैं या डबल भी हो सकते हैं या INT भी हो सकते हैं। तो फिलहाल इन चारों पे कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर मुझे मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है तो C और C++ में इन दोनों वेरिएबल्स का n और m का इंटीजर टाइप होना मस्ट होता है। अब अगर मैं जावा लैंग्वेज पढ़ता हूं तो जावा के लिए इसका INT होना कंपलसरी नहीं है। यानी कि जावा लैंग्वेज में हम लोग इसको फ्लोट या डबल होने पर भी मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए जावा में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जावा में पांचों वेरिएबल पे INT भी हो सकते हैं, यानी कि पांचों एक्टिविटीज के लिए दोनों वेरिएबल इंटीजर वाले भी हो सकते हैं, दोनों वेरिएबल फ्लोट वाले भी हो सकते हैं और दोनों वेरिएबल डबल वाले भी हो सकते हैं। अब हम इन दोनों ऑपरेटर्स को, अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रोग्राम में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ये सीखने जाते हैं। अब हम लोग यूनरी ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर को प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ सबसे ऊपर मैंने जिस एक्टिविटी को हम करने वाले उसको कमेंट लाइन पे लिख लिया जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। दोनों हेडर फाइल ऊपर यूज कर रखी है, वॉइड मेन फंक्शन यहाँ पे यूज हो गया है CLR SCR।
तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, n इंटीजर टाइप का है, उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 5 असाइन कर दी। तो यानी कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया कौन, इक्वल, ये अपने राइट हैंड साइड वैल्यू 5 को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल n के अंदर स्टोर कर देगा। तो n की इनिशियल वैल्यू हो गई 5। अब अगर मेरे को यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर यूज करना है तो मैंने यहाँ प्लस प्लस n का यूज करा, तो n की वैल्यू में क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो n है 5, तो 1 इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा 6। अब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9 मैंने प्रेस करा तो ये आ गया 6। तो ये हमारा ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, एक सिंगल ऑपरेंड पे यहाँ पे काम कर रहा है, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस n का भी यूज कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या, प्रीफिक्स वर्जन हो गया, पहले n की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करिए, देन n प्रिंट करिए। तो n की वैल्यू क्या है 5, 5 में 1 का डिक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा 4। तो इसका आंसर आने वाला है 4। तो मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस F9, तो ये देखिए 4 आ गया। तो जहां पर कोई भी ऑपरेटर जब एक ऑपरेंड पे काम करता है तो उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो हम इसका पोस्ट फिक्स वर्जन भी ऐसे ऐसे यूज कर पाते हैं, ठीक है, या इस तरीके से माइनस माइनस लगा के भी हम इसका पोस्ट फिक्स वर्जन यूज कर पाते हैं। तो फिलहाल यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थमेटिक यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, वो ऑपरेटर जो केवल एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। तो यहाँ एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल ऑपरेंड है, इसलिए जो प्लस प्लस हम लोग यूज कर रहे हैं इस ऑपरेंड से पहले या बाद में, वो यूनरी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जब कोई ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे काम करता है तो उसको बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो जैसे n की वैल्यू हो गई हमारा 13, ऐसे एक और वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ, मैंने कर दिया इंट m और उसकी वैल्यू क्या कर दी हमने 5 यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो n की वैल्यू हो गई 13 और 5 m की वैल्यू हो गई 5। अब मैं यहाँ पे इसका अलग अलग एक्टिविटीज करने वाला हूँ। जैसे सपोज मैंने एडिशन इक्वल, इस लाइन पे हमारा एडिशन हो जाए, ठीक है, एडिशन यहाँ पे हो जाए, तो यहाँ पे फिर n प्लस m इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा। तो ऐसे अगर मेरे को लाइन यहाँ चेंज करनी है तो मैं मैनिपुलेटर ENDL का यूज कर लेता हूँ। लाइन चेंज करने के लिए ENDL का भी यूज कर सकते हैं, या इस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड स्लैश n के थ्रू भी लाइन चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ENDL का ही यूज करता हूँ, इंड l, ठीक है। तो ये एडिशन हो जाएगा, एडिशन के बाद में क्या आएगा, ये चीज डबल कोट के अंदर जैसा लिखा जाता है वैसा ही प्रिंट हो जाता है। इसके बाद n और m का यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा, फिर लाइन चेंज हो जाएगी। तो पहले हम लोग इतना रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल F9 में रन करूंगा तो देखिए 13 प्लस 5 हो गया 18, यानी कि एडिशन इक्वल 18 आ जाता है। तो इसी तरीके से अब मेरे को सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। मेरे को 5 एक्टिविटीज करनी, तो 5 बार मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे एडिशन हो गया, सेकंड क्या है सब्ट्रैक्शन, उसी के अकॉर्डिंग मैं मैसेज चेंज कर लूंगा, सब्ट्रैक्शन, तो n माइनस m से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे करूंगा मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने यहाँ लिखा मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन होता है n इंटू m। ऐसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन DIVISION, डिवीजन मैंने लिखा। तो डिवीजन के लिए हो जाएगा n बाई m, और लास्ट में हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्स्ट जो लाइन है ये एडिशन इक्वल क्या होगा 13 प्लस 5 18, यानी कि एडिशन इक्वल 18 इस लाइन का आंसर आएगा। फिर लाइन चेंज होगी तो इसका आ जाएगा सब्ट्रैक्शन इक्वल 13 माइनस 5 8 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन इक्वल 13 इंटू 5 65 हो जाएगा। फिर सी आउट में डिवीजन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 5 को 13 को 5 से डिवाइड करिए तो 2 आ जाएगा। फिर इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर इक्वल 3 आ जाएगा। तो हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम को, तो देखिए रिमाइंडर इक्वल 18 आ गया। तो ये प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है हमने यहाँ पे ये ऑपरेटर को चेंज नहीं किया था। तो अब आप देखिएगा ये आ जाएगा हमारा 3। तो एडिशन इक्वल 18 हो गया, सब्ट्रैक्शन इक्वल 8 हो गया, मल्टीप्लीकेशन इक्वल 65 हो गया, डिवीजन इक्वल 2 हो गया, रिमाइंडर इक्वल 3 हो गया। तो इस तरीके से हम पांचों बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक चीज ये, दूसरी चीज मैंने ये बताया था कि जब भी हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का
हमारा इंटीजर होना कंपलसरी होता है। तो देखिए मैंने एक फ्लोट रखा तो ये एरर आ गई, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर सिंबल होता है इसके लिए सी और सी प्लस प्लस में दोनों वेरिएबल्स का इंट होना कंपलसरी होता है। तो अभी लग रहा होगा कि हो सकता है अगर मैं दोनों फ्लोट लिख दूं तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों का इंटीजर होना मस्ट है। चाहे किसी को भी आप अगर एक को भी फ्लोट कर देंगे तो तब भी नहीं चलने वाला, और बाकी चार काम करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हो सकता किसी और के कारण प्रॉब्लम आ रही होगी, तो देखिए चार काम करेंगे, इन चार पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चारों अपना आंसर देते हैं। केवल जो रिमाइंडर वाला है उसके लिए दोनों का आईएनटी होना कंपलसरी है। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद है आपको आज असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।